हेलो एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आधारशिला मॉड्यूल के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 3 मॉड्यूल दिए गए हैं, जो हैं आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षक संग्रह मॉड्यूल। अब बात है कि आधारशिला मॉड्यूल की आवश्यकता हम लोगों को क्यों पड़ी। तो आधारशिला मॉड्यूल का विकास प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 1 व 2 में भाषा एवं गणित विषयों को किस प्रकार रोचक तरीकों व गतिविधियों से शिक्षण कराया जाए, ताकि इन विषयों पर बच्चों की समझ का विकास करते हुए मजबूत आधारशिला रखी जाए। यानी कि कक्षा 1, 2 में भाषा और गणित को इतने अच्छे और रोचक तरीके से पढ़ाया जाए कि बच्चों की नींव मजबूत हो जाए। अब बात करते हैं कि इस मॉड्यूल में कितने भाग हैं। तो दोस्तों, इस मॉड्यूल में 6 भाग हैं। पहले भाग में ये जो है आधारशिला हस्त पुस्तिका का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करेंगे, इसके साथ साथ फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा एवं आवश्यकता, आधारभूत सीखना और सिखाना, गतिविधि आधारित कक्षा शिक्षण के लक्ष्य एवं संकेतक तथा बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में बेहतर शिक्षण योजना के महत्व को स्पष्ट किया गया है। भाग 2 में, इस भाग में प्राथमिक स्तर पर बच्चों में हिंदी विकास के उद्देश्य से हिंदी भाषा की मौलिक दक्षताओं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, भाषा संरचना एवं व्याकरण तथा कल्पना एवं सृजनात्मकता पर आधारित शिक्षण विधियों एवं आकलन के तरीकों का विवरण दिया गया है। इसी के भाग 3 में प्रारंभिक स्तर पर बच्चों में गणितीय विकास के उद्देश्य से गणित की मौलिक दक्षताओं, संख्या पूर्व अवधारणा, संख्या पद्धति, गणितीय संक्रियाओं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, मापन और ज्यामिति, आकृति, आकार एवं समय, कैलेंडर और मुद्रा को रोचक एवं प्रभावकारी ढंग से शिक्षण किए जाने की दृष्टि से शिक्षण विधियों तथा आकलन के तरीकों का विवरण दिया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक अवधारणाओं के आकलन हेतु प्रेरणा तालिका दी है, जिसमें लक्ष्य, आकलन, संकेतक तथा उनके आकलन के लिए संभावित प्रश्न एवं क्रियाकलाप सुझाए गए हैं। भाग 4 में, इसमें कक्षा 3 और 4 और 5 में भाषा, गणित और परिवेशी अध्ययन आदि विषयों के लर्निंग आउटकम और उनकी संप्राप्ति संबंधी कक्षा शिक्षण गतिविधियां एवं आकलन के तरीकों का विवरण दिया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक अवधारणाओं के आकलन हेतु प्रेरणा तालिका दी गई है, जिसमें लक्ष्य, आकलन, संकेतक और उनके आकलन के लिए संभावित प्रश्न, क्रियाकलाप, सुझाव आदि दिए गए हैं। अब बात करते हैं भाग 5 की। इस भाग में आरंभिक स्तर पर सामान्यतः आकलन और मूल्यांकन की अवधारणाओं को स्पष्ट करते हुए भाषाई एवं गणितीय कौशलों के आकलन का मूल्यांकन और उनके अभिलेखीकरण का उल्लेख किया गया है। भाग 6 में परिशिष्ट के अंतर्गत शिक्षक प्रदर्शन के आकलन, शैक्षिक बदलाव, शिक्षक के स्वयं के विकास की दृष्टि से शिक्षण संदर्शिका का विकास और 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर की समय सारणी, 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर का साप्ताहिक विभाजन दिया गया है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भाग 1 के बारे में। तो भाग 1 में सबसे पहले फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा एवं आवश्यकता। तो फाउंडेशन लर्निंग की आवश्यकता पहले ये शिक्षक साथियों आपको बता चुके हैं कि आरंभिक स्तर पर कक्षा 1 और 2 में भाषा एवं गणित विषयों को किस प्रकार रोचक तरीकों व गतिविधियों से शिक्षण कराया जाए, ताकि इन विषयों पर बच्चों की समझ का विकास करते हुए मजबूत आधारशिला रखी जाए। कक्षा 1, 2 में अगर बच्चों की आधारशिला अच्छी होगी तो आगे के विषय समझने में उन्हें आसानी होगी। और हम सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि एक मजबूत इमारत के लिए उसकी नींव का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों के स्वाभाविक, सतत एवं उचित विकास के मूल आधार भाषा विकास एवं दक्षता विकास ही हैं। अब बात करते हैं भाषा विकास की। सामान्य रूप से हम भाषा विकास की दृष्टि से भाषा की दक्षताओं के विकास की बात कर सकते हैं, जो इस रूप में है: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इन बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर
हमें ये अनुभव होगा कि सर्वप्रथम बच्चों को सुनने और बोलने के संदर्भ में ऐसे मौके दिए जाएं जिससे वो ठीक ठीक प्रकार से कही गई बातों और निर्देशों को सुनकर समझ सकें और उसके सापेक्ष अपनी प्रतिक्रिया दें अर्थात बोल सकें। इस प्रकार ठीक प्रकार से बोलने के लिए अच्छी तरीके से सुनना आवश्यक है या मूल आधार है। यदि सुनने और बोलने की दक्षता अच्छी तरह विकसित होती है तो पढ़ने लिखने की दक्षता के लिए ये आधार का काम करेगी। गणितीय दक्षता विकास की बात करते हैं। दैनिक जीवन से जुड़ी ये सभी गणितीय दक्षताएं बच्चों के अंदर विकसित होनी चाहिए। प्रारंभिक कक्षाओं में इन दक्षताओं को हम निम्नांकित रूप में देखते हैं। नंबर 1 संख्यापूर्ण अवधारणाएं, नंबर 2 संख्या बोध, नंबर 3 गणितीय संक्रियाएं, नंबर 4 मापन, नंबर 5 ज्यामितीय आकृतियों की समझ और नंबर 6 अपने आसपास की चीजों को गणित के नजरिए से देखना। इन विषय क्षेत्रों में यदि शुरुआती स्तर पर ELPS अर्थात एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर एंड एसे सिंबल के सिद्धांत पर आधारित समझ बनाने का प्रयास किया जाए तो क्रमशः आगे का सीखना आसान हो जाएगा। हम ये समझ सकते हैं कि यदि संख्यापूर्ण अवधारणाएं यानी गिनना, दूर पास, कम ज्यादा, छोटा बड़ा, एक से एक की संगति, समूहीकरण, वर्गीकरण और पैटर्न बनाने संबंधी कार्य कराते हैं तो संख्या बोध और संक्रियाओं को अच्छी तरीके से बच्चे समझ सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम अपने परिवेश में ज्यामितीय आकृतियों को देख एवं समझ पाते हैं तो आगे की कक्षाओं में ये परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन का सीखना आसान कर देगा। अब ये भी समझना आवश्यक है कि गणित की एक समझ का उपयोग बच्चे के भावी जीवन एवं अगली कक्षा में सीखने की गति एवं स्तर को प्रभावित करता है। फाउंडेशन लर्निंग से बच्चों एवं शिक्षकों में निम्नलिखित परिवर्तन परिलक्षित होंगे। बच्चों के परिप्रेक्ष्य में भाषा एवं गणित की बुनियादी समझ विकसित होगी। नंबर 2 अन्य विषयों के सीखने में ये समझ नींव, फाउंडेशन या आधार का काम करेगी। विषयगत विकास के साथ साथ कार्य एवं व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन दिखेगा। मानवीय मूल्यों यथा एक दूसरे का सहयोग, संवेदनशीलता, सामूहिक जिम्मेवारी एवं भावात्मक एवं क्रियात्मक विकास होगा। सामूहिक जिम्मेवारी का भावात्मक एवं क्रियात्मक विकास होगा। फाउंडेशन लर्निंग से शिक्षकों में कौन से परिवर्तन परिलक्षित होंगे तो इसके बारे में देखते हैं। भाषा की मूलभूत दक्षताओं को विकसित करने के उपायों को जान सकेंगे। गणितीय दक्षताओं एवं उनको विकसित करने के तरीकों को समझ सकेंगे और विकसित समझ एवं कौशलों का शिक्षण में उपयोग कर सकेंगे। अब बात आती है कि आधारशिला मॉड्यूल का उपयोग कैसे करें। तो चलिए देखते हैं। हस्त पुस्तिका के प्रभावी उपयोग के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, जिसमें सर्वप्रथम शिक्षक भाग 1 में दिए गए कक्षावार, विषयवार निर्धारित लक्ष्य एवं उनसे संबंधित संकेतकों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हुए शिक्षण योजना निर्मित करेंगे। सत्र के प्रारंभ में ही यानी माह अप्रैल से जुलाई के मध्य 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर की दैनिक समय सारणी के अनुसार शिविर में कक्षा शिक्षण किए जाने से भाषा एवं गणित की दक्षताओं का विकास होगा, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों में शिक्षा की मजबूत आधारशिला या नींव विकसित होगी। आधारशिला मॉड्यूल में सीखने की प्रक्रिया बाल केंद्रित होती है और ये ERAC यानी एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन पर आधारित है। अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और निष्कर्ष। अब बात करते हैं लर्निंग आउटकम के बारे में।
तो सीधे शब्दों में अगर हम समझें तो किसी विद्यार्थी के लिए पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक में सीखने को ध्यान में रखकर जो लक्ष्य एवं दक्षताएं निर्धारित की जाती हैं तथा जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षक गण अपने दैनिक कक्षा शिक्षण को संपादित करते हैं, साथ ही कक्षा के बाहर अनेक सह शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करते हैं, उन्हें लर्निंग आउटकम कहते हैं। या दूसरे शब्दों में इसे अधिगम, परिणाम, सीखने का प्रतिफल अथवा अपेक्षित दक्षताएं भी कहते हैं। अब अध्ययन और अध्यापन के अनुसार लर्निंग आउटकम की कुछ श्रेणियां हैं जो निम्न हैं। नंबर 1 केंद्रित लर्निंग आउटकम, नंबर 2 नेस्टेड लर्निंग आउटकम, नंबर 3 उप लर्निंग आउटकम। तो सबसे पहले तो केंद्रित लर्निंग आउटकम है, ये व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित है। केंद्रित लर्निंग आउटकम के अंतर्गत नेस्टेड लर्निंग आउटकम होता है जो सीधे तौर पर शिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देने तथा शिक्षण में सुधार की दृष्टि से विकसित किए जाते हैं। अब नेस्टेड लर्निंग आउटकम के अंतर्गत उप लर्निंग आउटकम्स दिए होते हैं जिनके आधार पर शिक्षक कक्षा में शिक्षण करते हैं। लर्निंग आउटकम्स के इस वर्गीकरण को भाषा एवं गणित के निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे भाषा। केंद्रित लर्निंग आउटकम का एक उदाहरण, सबसे पहले सुनना। बच्चे मुखर हैं, वो सुनकर समझते हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं। खुले प्रश्नों, क्या, क्यों, कैसे आधारित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। केंद्रित लर्निंग आउटकम के अंतर्गत नेस्टेड लर्निंग आउटकम में बच्चे सुनकर अपनी भाषा में सहजता से उत्तर देते हैं। बच्चे अपने घर परिवार और आस पड़ोस की वस्तुओं, पशु पक्षियों, दुकान, बाजार के बारे में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तीसरा है बच्चे कविता कहानियों को हाव भाव के साथ सुनाते हैं। अब इसी को गणित के रूप में देखते हैं। केंद्रित आउटकम का एक उदाहरण गणित में बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप में देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। केंद्रित लर्निंग आउटकम के अंतर्गत नेस्टेड लर्निंग आउटकम क्या है? बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं जैसे पेड़ पौधों, जीव जंतुओं में अंतर और समानता को समझते हैं एवं तुलना करते हैं, जैसे छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, आगे, पीछे, हल्का, भारी, दूर, पास आदि। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं में पैटर्न खोज लेते हैं या उसको स्वयं बना लेते हैं। बच्चे अपने घर आसपास की वस्तुओं को संख्यात्मक रूप में पहचान कर व्यक्त करते हैं, जैसे कितने लोग, कितनी चीजें। और बच्चे किसी जगह, व्यक्ति, घटना या प्रक्रिया, चित्र के वर्णन में संख्या का उपयोग कर लेते हैं। ये तो बात हो गई भाषा एवं गणित में केंद्रित लर्निंग आउटकम का उदाहरण और केंद्रित लर्निंग आउटकम के अंतर्गत नेस्टेड लर्निंग आउटकम का उदाहरण। तो इस तरह से प्रारंभिक स्तर पर भाषाई कौशलों का विकास बच्चों में सुनिश्चित करने के लिए 4 केंद्रित लर्निंग आउटकम विकसित किए गए हैं। ये लर्निंग आउटकम भाषा विकास के 4 बुनियादी पहलुओं पर आधारित हैं, जिसमें सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, भाषा संरचना और व्याकरण तथा कल्पना और सृजनशीलता। इसी प्रकार गणितीय कौशलों का विकास। गणित शिक्षण के लिए 5 प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम तय किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। 1 नंबर, बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप में देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। पार्ट 2 में क्या है? बच्चे संख्याओं के बीच संबंधों को समझकर गणितीय संक्रियाओं के उपयोग में कुशल हैं। नंबर 3, बच्चे किसी संख्या या संख्या समूह को उनके हिस्से के रूपों में देख पाते हैं तथा संख्या के हिस्सों के साथ विविध
गणितीय संक्रियाओं की समझ को व्यक्त करते हैं। 4 नंबर, बच्चे स्थान व मात्रा के विभिन्न गणितीय पहलुओं का परिवेश की जानकारी को समझने और दर्शाने तथा अपनी कल्पनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं। 5 नंबर, बच्चे समय, मुद्रा और आंकड़ों का महत्व समझते हैं और उसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गणित शिक्षण पूरी तरह मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ने वाली प्रक्रिया है। इस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया से बच्चों में अमूर्त नियमों, सिद्धांतों की मूलभूत समझ विकसित होने के साथ साथ चिंतन, तर्क तथा कल्पना जैसे गुण एवं कौशल स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। अब बात आई थी अभी एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन और कंसोलिडेशन यानी ERAC। आइए थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। ये क्या है? सीखना हमारे अंदर होता है। ये कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिसमें लेन देन जैसी कोई बात हो। शिक्षा के क्षेत्र में सीखना और ज्ञान देना जैसे शब्द निरर्थक प्रतीत होते हैं। सीखना स्वयं से होता है। हम अपने अनुभवों का क्रमिक विश्लेषण करते हुए सीखते हैं। हमारे मस्तिष्क में सीखना इन चरणों पर आधारित होता है। किन चरणों पर? एक्सपीरियंस पर, यानी कि किसी रोचक और चुनौतीपूर्ण क्रिया में भाग लेकर एक्सपीरियंस प्राप्त करना, अनुभव प्राप्त करना। फिर है रिफ्लेक्शन, यानी किए गए कार्यों के बारे में सोचना, विश्लेषण करना और विविध प्रकार के सवाल परिस्थितियों के माध्यम से। इसके बाद आता है एप्लीकेशन या अनुप्रयोग, स्वयं करना, प्रयोग, अभ्यास विविध तरीकों से। अब बात आती है कंसोलिडेशन यानी निष्कर्ष। इन सब चीजों को करते हुए उसके नतीजे निकालना और सीखना। तो इस तरीके से सीखना सीधी रेखा में नहीं होता है। ये एक चक्र के रूप में होता है जो कि उम्र के अनुसार आगे बढ़ता रहता है। तो सीखने की प्रक्रिया समझ में आ गई है। ERAC, अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और निष्कर्ष, ये जो है हमारी सीखने की प्रक्रिया है या सीखने के चरण हैं। अब बात आती है गतिविधियां। तो गतिविधियां कई प्रकार की होती हैं, जैसे मौखिक गतिविधियां, लिखित गतिविधियां, सामग्री आधारित गतिविधियां, ICT आधारित गतिविधियां। तो ICT आधारित गतिविधियों को थोड़ा डिटेल करते हुए हम लोग समझते हैं कि आज के समय में ये शिक्षण का सबसे सुलभ और महत्वपूर्ण माध्यम है। मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए बच्चों को विविध प्रकार की सीखने की सामग्री सुगमता से उपलब्ध कराई जा सकती है। दीक्षा पोर्टल पर बच्चों के सीखने के लिए ऐसी ही सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हर विषय और कक्षा की पाठ्य पुस्तक में QR कोड दिए गए हैं। शिक्षण के समय उस पाठ का QR कोड स्कैन कर बच्चों के सम्मुख डिजिटल सामग्री प्रस्तुत की जा सकती है। अब गतिविधियों को बनाया कैसे जाए? तो इस मॉड्यूल में गतिविधियों के बारे में सोचने और नई गतिविधि निर्माण के कुछ सुझाव और क्रम दिए गए हैं, जिनको हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। तो सबसे पहले वस्तुओं के सहारे हमें अपने आसपास की किसी वस्तु को लें और सोचें कि इसके सहारे बच्चे के साथ साथ अपनी विषय वस्तु में क्या रुचिकर कार्य कर सकते हैं। जैसे सुतली के सहारे आप अपने विषय में क्या काम कर सकते हैं। दूसरा है परिस्थितियों के सहारे, तो साइकिल की दुकान या क्लास में कुत्ता, ये परिस्थितियां हैं। परिचित गतिविधियों के प्रारूप में नई बनाना, लर्निंग आउटकम से जोड़ना, पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में लर्निंग आउटकम पहचानना और उसको गतिविधि से जोड़ना। अब बात आती है कि प्रत्येक बच्चे का सीखना कैसे सुनिश्चित किया जाए। तो हम सभी लोगों को पता है कि बच्चे बहुत जल्दी ऊब जाते हैं, तो उनको जो है पढ़ाने के लिए विविध प्रकार की गतिविधियां होनी चाहिए और अच्छा माहौल होना चाहिए। तो इसके लिए 3 पहलुओं पर हमें काम करना होगा। 1 नंबर कक्षा प्रबंधन, 2 नंबर शिक्षण योजना और तीसरा है आकलन एवं मूल्यांकन। अब बात करते हैं कक्षा प्रबंधन की। तो बच्चों के लिए कक्षा प्रबंधन ऐसा होना चाहिए जहां बच्चों को कुछ भी अरुचिकर ना लगे
और उन्हें शिक्षण कार्य में अच्छा लगे। जब हम कक्षा प्रबंधन ठीक प्रकार से कर लेते हैं तो उससे क्या फायदा मिलता है कि एक तो समय की बचत होती है, सीखने का माहौल बनता है, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि बढ़ती है और हम लोगों को शिक्षण कार्य करना आसान हो जाता है और हर बच्चे को सीखने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। शिक्षक प्रत्येक बच्चे के कार्य में मदद करने में समर्थ होते हैं। अब कक्षा व्यवस्था का स्वरूप कैसा होना चाहिए? बेहतर कक्षा प्रबंधन शिक्षण प्रक्रिया में हर बच्चे की भागीदारी सुनिश्चित करता है। कक्षा व्यवस्था को 2 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है, शिक्षण कार्य से पूर्व की व्यवस्था और शिक्षण कार्य के दौरान कक्षा की व्यवस्था। तो शिक्षण कार्य से पूर्व व्यवस्था में क्या है कि शिक्षण परिस्थितियां और आवश्यक तैयारी कर लें, जैसे चौक है, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, दरी है, शिक्षण सामग्री है और कक्षा हेतु जगह स्थल का जो है निर्धारण कर लें। दूसरे नंबर पे बात आती है शिक्षण कार्य के दौरान कक्षा व्यवस्था। तो शिक्षण कार्य के दौरान शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? सभी को यू आकार में बैठाना चाहिए, अर्धचंद्राकार या समूह में बैठा सकते हैं, बड़े समूह में बैठा सकते हैं, छोटे समूह में बैठा सकते हैं या अकेला बैठा सकते हैं। इस तरीके से कक्षा के दौरान कक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अब उसमें जो है शिक्षण की शुरुआत करेंगे, अच्छा माहौल बनाएंगे, पाठ्यक्रम के अनुसार गतिविधियों का आयोजन करेंगे, भ्रमण अवलोकन प्रोजेक्ट कार्य कर सकते हैं, आईसीटी सामग्री का उपयोग कर सकते हैं और उसके बाद उनका आकलन एवं मूल्यांकन मौखिक गतिविधियों के द्वारा, समस्या पर चर्चा करके या लिखित रूप में हम लोग कर सकते हैं। अब सेकंड नंबर आता है शिक्षण योजना। शिक्षण योजना बनाते समय ये बहुत ही आवश्यक है कि हम लोग छोटे छोटे लक्ष्यों को योजना बनाते समय इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वास्तविकता को ध्यान में रखकर ही लक्ष्य तय किए जाएं। लक्ष्य हमेशा ऐसे हों जो हासिल किए जा सकें। लक्ष्य तय करते समय लक्ष्यों को छोटे छोटे उद्देश्यों में बांटा जाए और फिर उद्देश्य के लिए उपलब्ध समय के अनुसार योजना बनाई जाए। शिक्षण योजना में विषयवार पाठों के शिक्षण को लर्निंग आउटकम से जोड़ते हुए दैनिक शिक्षण योजना में बांटना होगा। साप्ताहिक या मासिक योजना, आउटकम के आधार पर मासिक और साप्ताहिक लक्ष्य तय करके हम लोग शिक्षण योजना बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि विषय वार कुल कितने आउटकम हैं, फिर उन आउटकम को सप्ताह और माह में बांटना होगा। अब बच्चों के स्तर को देखना होगा कि कितने बच्चे लर्निंग आउटकम के सापेक्ष कहाँ हैं। इसके आधार पर बच्चों में लर्निंग आउटकम की प्रगति का मासिक या साप्ताहिक लक्ष्य तय करना होगा और तय किए गए लक्ष्य को पाने के लिए गतिविधियों का नियोजन करना होगा। विषयवार पाठों के शिक्षण को लर्निंग आउटकम से जोड़ते हुए दैनिक शिक्षण योजना में बांटना होगा। शिक्षण योजना में निम्नलिखित बिंदु मुख्य रूप से समाहित होंगे। ये देखिए, आपको स्क्रीन पर शिक्षण योजना का प्रारूप दिखाई दे रहा है, जिसमें पहले लेफ्ट साइड में दिनांक, कक्षा, विषय, समय, लर्निंग आउटकम, किस लर्निंग आउटकम पर आप काम कर रहे हैं, प्रकरण, पाठ या इकाई का नाम, आवश्यक संसाधन। इस तरीके से पाठ को आरंभ करना यानी प्रस्तावना, फिर शिक्षण के दौरान प्रत्यक्ष अनुभव, गतिविधियों, अभ्यास के अवसर, फिर है शिक्षण की संप्राप्ति पर आकलन व समेकन। इस तरीके से पाठ्य योजना को तैयार करेंगे। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है कि शिक्षण के प्रारंभ में यानी रोचक प्रस्तावना के लिए आपको 5 मिनट, शिक्षण के दौरान प्रत्यक्ष अनुभव, गतिविधियों और अभ्यास के अवसर के लिए 20 से 25 मिनट और शिक्षण की संप्राप्ति पर आकलन या समेकन के लिए 10 मिनट का समय तय किया गया है। इसके बाद असाइनमेंट देंगे और ये हमारी शिक्षण योजना का प्रारूप पूरा है। इसी के साथ भाग 1 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शिक्षा विभाग की सभी नई खबरों और शिक्षण से संबंधित सामग्री को चैनल पर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।